हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो जैसा कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी के अगले पार्ट को जल्दी से अपलोड करिए, ठीक है। तो चलिए आज उन सभी को लेकर के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 को। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हमने इसके पहले 11 प्रश्नों को कवर किया था जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 चला था, और आज हमारे इस बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग 12वें नंबर से शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए और सभी बच्चे क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये क्लास होने वाली है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा होगा कि अगर अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको अगर नहीं मिलता होगा तो वो अगले बार से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का काफ़ी नज़दीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पेचीदा होने वाला है क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई तो करा नहीं उतना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। आज का पहला सवाल और इस टॉपिक का 12वां सवाल। सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, बीबीआई करवा दिया है हमने। सवाल है असमजात अंग क्या है, कोई दो उदाहरण प्रस्तुत करें, ठीक है। सवाल तो समझ गए होंगे, काफी इजी है। असमजात अंग एक आएगा, समजात अंग उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अभी पढ़ेंगे असमजात अंग, ठीक है। तो वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो, ठीक है। उत्पत्ति एवं संरचना मतलब बनावट में भिन्न, भिन्न मतलब अलग हो, लेकिन कार्य करने में दोनों समान हो, कार्य दोनों एक ही करता हो, तो वैसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। समझ के एकदम देखिए, समझ के पढ़िएगा। देखिए वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में दोनों समान हो, वैसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा। एग्जाम्पल में कह सकते हैं चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब आगे का पैर, ठीक है। तो ये सभी जो है चमगादड़ का बोलिए या चीता का बोलिए या मनुष्य का, इसका अग्रपाद जो है वो असमजात अंग के उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ से बनेगा कि चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा आंसर, असमजात अंग, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा इसका परिभाषा भी और इसके एग्जाम्पल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। 13वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए काफी अच्छा सवाल है जी, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। सवाल है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, स्पष्ट करिए। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से इसका जवाब है कि बच्चा पैदा करने हेतु, ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण विधि एक आधुनिक तकनीक है जिसे उत्पन्न बच्चे को साधारणतः टेस्ट ट्यूब बेबी, आगे देखिए पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। यही था जवाब, एकदम इजी सा जवाब था, ठीक है। तो बच्चा पैदा करने की एक साधारण सी विधि है और इसमें भ्रूण की स्थानांतरण की विधि क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर, समझिएगा। देखिए सवाल को, सवाल हमारा कह रहा है कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखे। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, ठीक है। कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं, और सभी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा जी, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, इसका नोट्स परचेस करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए या स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रही होगी, कांटेक्ट करिए, वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है, कैसे इसको परचेस करना है। काफ़ी नॉर्मल सा वहाँ पर प्रक्रिया है जो कि ड्रीम क्लासेस के द्वारा हर साल की तरह करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका जवाब जानते हैं, वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो इसका जवाब होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है, और इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए यू आई बराबर एन बटा एम गुने से 100, ठीक है।
समझिएगा अच्छे से जी। देखिए इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ा कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है, और इसे ज्ञात करने का सूत्र जो है वो UI बराबर N/M गुने 100 है, 100 है, जहाँ N हमारा जनन दर है और M जो है वो मृत्यु दर है। जनन या जन्म एक ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये था इसका सटीक जवाब। अब आगे बढ़ते सवाल नंबर 15वें पे। ये भी देखिए काफी अच्छा सवाल है, समझिएगा और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। सवाल हमारा देखिए इसमें कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, जवाब दीजिए। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, तो जवाब इसका होगा कि हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर, यानी कि एक्स गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, नर में, तथा दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। देखिए फिर से पढ़ रहे, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा सभी बच्चे को। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो X गुणसूत्र पर नर में ही दोषी जीन होते हैं और जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें बोला कि मादा में सामान्य जीव से वे पदार्थ बनते हैं जिसके द्वारा रक्त का स्कंदन नहीं होता है, अतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता नहीं है। ठीक है, तो हीमोफीलिया में यही प्रक्रिया पूरी होती है। क्लियर है? चलिए अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा बच्चों को। चलिए सवाल नंबर 16 पे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है। छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है। एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। ऐसे भी ये सब प्रश्नों की जानकारी हमें होनी चाहिए सारे बच्चों को। देखिए जवाब क्या होगा, एड्स के 2 लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहला, शरीर के बाहर में एकाएक कमी आना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बाहर नहीं होना चाहिए जी, इसको आप लोग अच्छे से सुधार लीजिएगा, इसको सुधारिएगा, वजन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग, भार। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, शरीर के भार में एकाएक कमी आना। भार मतलब वजन। ठीक है, पहला होगा जवाब इसका, अच्छे से सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। फिर दूसरा देखिए, बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। ठीक है, ये होगा अगला इसका जवाब। पहला होगा शरीर के भार में एकाएक कमी आना और दूसरा होगा बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते सवाल नंबर 17वें की ओर। सवाल नंबर 17वां भी काफी अच्छा है। सवाल हमारा है देखिए 17वां कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए एक तरफ हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड को रखा, तो इसके बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड की रचना जो है, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड की रचना यहाँ पर देखिए, डीऑक्सी राइबो शर्करा एवं नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से होता है। ठीक है, ये किसका था, ये था न्यूक्लियोसाइड का। उसके बाद और जब यही न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात भी स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले जब तक ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा जब तक ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए सवाल नंबर 18वां जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनता है और इस बार तो पूरी चांस है इसका जी, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, एकदम रट कर जाइएगा इसको कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है ये। ठीक है, चलिए समझ लेंगे इसको अच्छे से डिटेल से, उसके बाद इसको पढ़ कर जाएंगे सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए सवाल देखिए क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। मटर के पौधे का चयन उन्होंने क्यों किया था। मेंडल जो कि एक जैव वैज्ञानिक थे, तो इसका जवाब होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि यह वार्षिक होते हैं। ठीक है, वार्षिक मतलब पूरे साल भर के लिए होते हैं, इसलिए इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, मतलब ये सालों भर उगाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। ठीक है,
तो अपने सहायता के लिए ही, मतलब उनको आसानी हो सारा इस प्रोसेस करने में, इसीलिए उन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन किया। क्लियर है, एकदम इजी सा सवाल है और जवाब भी। चलिए सवाल नंबर 19वें पे पढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा इन सारे टॉपिक्स को। अभी हमारा ये 120 का ये सीरीज चलेगा 120 प्रश्नों का। अभी हम लोग पार्ट 2 में इसके हैं, आगे भी जल्द से जल्द हमारा ये टॉपिक चलता रहेगा। अगला सवाल है हमारा, डीएनए की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है जी। डीएनए की संरचना का वर्णन करें। जवाब होगा डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रीक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, जिसे डीएनए का वाटसन व क्रीक मॉडल कहा जाता है। और इसके अनुसार, ठीक है, देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो रहा है कि डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रीक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, और जिसे हम लोग डीएनए का वाटसन व क्रीक मॉडल कहते हैं या कहा जाता है। और इसके अनुसार होता क्या है, इसके अनुसार डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय रचना है। याद रखिएगा, ठीक है, डीएनए अणु एक कैसी रचना है या संरचना है, द्विकुंडलीय। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा जी, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और डीएनए का पूर्ण रूप हम लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा और शॉर्ट जवाब, जो कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 और आज के इस टॉपिक का सबसे लास्ट प्रश्न हमारा यही रहेगा। फिर हम लोग अगले पार्ट में और भी 10 से 12 प्रश्नों को कवर कर कर जाएंगे एग्जाम में, तो हमारा एग्जाम बेहतरीन जाएगा। सवाल हमारा है जी आज का अंतिम, कि रक्त के कार्यों को लिखे। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है कि रक्त के कार्यों को लिखे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिन बच्चों को नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, या और भी अदर हेल्पलाइन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए जवाब को जानते हैं और स्पष्ट करते हैं इसका, कि रक्त के कार्यों को लिखे। ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ कर जाएंगे। जवाब देखिए इसका क्या होगा, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रक्त के कार्यों को लिखे। तो रक्त कोशिकाओं के भित्ति से, ठीक है, रक्त जो है वो कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है। सबसे पहला कार्य इसका, ठीक है, कि रक्त जो है कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है, और ऊतकों से CO2 एवं प्लाज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालने में रक्त का अहम भूमिका रक्त निभाता है। ठीक है, चलिए तो ये था इसका सटीक जवाब। तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ज़्यादा कठिनाई ना हो पढ़ाई करने में। ठीक है, और आराम आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर पाए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक चलेगा अभी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए और क्लास 10th और 12th की पूरी तैयारी और बोर्ड एग्जाम में सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करिए ड्रीम क्लासेस पे। आप हमें लर्निंग ऐप हमारा जो ड्रीम क्लासेस का है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी वहाँ से भी आप पढ़ाई पूरी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो और भी कुछ प्रॉब्लम हो, समझना हो नोट्स वगैरह के बारे में, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बस बने रहिएगा और ड्रीम क्लासेस पे अपना पढ़ाई पूरे करते रहिएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं।